इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2025 में ही 5000 से ज़्यादा जॉब्स थे और कितने फिल हो पाए? सिर्फ 3600। इसका मतलब कि 70% के आसपास का ही फुलफिलमेंट रेट है। इसका मतलब कि जॉब्स फिल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को उनके बारे में पता नहीं है और दूसरा कुछ लोग क्वालिफाइड ही नहीं है उन जॉब्स के लिए। और आज मैं ऐसे ही 5 जॉब्स के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। और इन 5 जॉब्स को हम इन 3 क्राइटेरिया पर रैंक करने वाले हैं। सबसे पहले कि स्टार्टिंग सैलरी क्या होने वाली है, दूसरा उस करियर में ग्रोथ क्या हो सकती है, और तीसरा क्या वो करियर फ्यूचर प्रूफ भी है, मतलब कि क्या उसकी डिमांड आगे चल के रहने वाली है, उसमें स्टेबिलिटी है भी या नहीं। तो इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम अपने 5 जॉब्स को आज रैंक करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन और ड्रीम जॉब इनोवेशन की एक ऐसी पहल है जो स्टॉक मार्केट में आपको जॉब दिलाने के रिसोर्सेस अवेलेबल करवाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी पहली जॉब की तरफ, जो है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो आखिर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है? इनका काम होता है बहुत सारे कंपनी का जो पुल होता है उसमें से कुछ ऐसी कंपनीज ढूंढना जो रिसर्च के लायक हो, उन कंपनीज पर रिसर्च करना, उनके फंडामेंटल, टेक्निकल्स, इन सारी चीज़ों को देखना और ये सारी जानकारी इन्वेस्टर तक पहुंचाना ताकि वो ये डिसीजन ले सके कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है भी या नहीं। तो यदि आपको इक्विटी रिसर्च में एंट्री करनी है तो आपको जॉब प्रोफाइल ढूंढने चाहिए जूनियर रिसर्चर के, रिसर्च एसोसिएट के। इस तरह के जो जॉब प्रोफाइल होते हैं वो आपको आगे चलकर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने में मदद करते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो NISM का सीरीज 15 बहुत सारी जगह मैंडेटरी हो जाता है। तो यदि आप वो कर लेते हो तो आपको ये आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हाँ, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ यदि आप CFA, MBA इस तरह की चीज़ें करके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो यार वो 3 से 6 लाख रुपए है। कुछ कुछ जगह पर आपको ये जो सैलरी से 8 लाख तक मिल सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर केस है, ठीक है। और हाँ, जो ज़्यादातर जॉब्स है वो मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जॉब आपको मुंबई के आसपास मिलने वाली है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो भाई मुंबई शिफ्ट होने का सोच लो, अगर मुंबई में नहीं रहते हो तो। दूसरा, अगर मैं इसकी सैलरी ग्रोथ की बात करूं तो एवरेज 9-10% का ग्रोथ यहां पर देखने मिलता है। आपको यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है कि इक्विटी रिसर्च की लाइन में आप रिसर्च एसोसिएट के तौर पर शुरू करके फिर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनके फिर सेक्टर लीड बन सकते हैं और फिर एट द एंड आप प्रिंसिपल एनालिस्ट या फिर रिसर्च डायरेक्टर बन सकते हैं, जहां पर आपकी सैलरी 40 से 60 लाख रुपए तक साल की हो सकती है। लेकिन ये लीडरशिप पोजिशन होता है, वहां पर आपको ये मिलता है। तो ये आपका करियर पाथ यहां पर हो सकता है। और यदि मैं इसकी स्टेबिलिटी और डिमांड की बात करूं तो भाई इसकी डिमांड अभी हाई रहने वाली है, क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग ग्रो कर रहे हैं। तो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और इसमें जो वर्टिकल हमने देखा उसकी जरूरत पड़ना ही पड़ना है। सो ये एक स्टेबल और हाई डिमांड वाला जॉब रहने वाला है। सो नो वरीज अबाउट दैट। चलो अब हम अपने अगले जॉब के बारे में बात करते हैं, जो कि है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, वो भी FNO में। हाँ भाई, FNO में भी ट्रेडिंग की जॉब होती है, सिर्फ घर पे बैठ के लॉसेस नहीं करने होते। एक्चुअली बात यह है कि इनकी जॉब्स जो है, उनकी जो वैकेंसीज है, नंबर है, वो बहुत ज़्यादा है नहीं। मुश्किल से मुश्किल 200 से 300 ओपनिंग है फिलहाल इंडिया में। लेकिन आप बोलेंगे तो फिर भाई अमन क्यों ही करना है? क्योंकि भाई ये फुलफिल नहीं हो रहे। ये 200 से 300 जॉब भी जो है इसमें से सिर्फ 60% से लेकर 70% तक का ही फुलफिलमेंट रेट है। इसका मतलब कि डिमांड अभी भी ज़्यादा है और सप्लाई अभी भी कम है। अब सप्लाई क्यों कम है? सप्लाई इसलिए कम है क्योंकि स्किल रिक्वायरमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो आपको मैथ्स में स्ट्रांग होना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये करता क्या है। तो ये जो डेरिवेटिव ट्रेडर है, इनका काम है बाय एंड सेल की स्ट्रेटजीज बना करके देना, वो भी बड़े बड़े अपने क्लाइंट्स को। और ये हाई वॉल्यूम ट्रेड करते हैं। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। ये HNIs के साथ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ, इन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पर यदि आपको जॉब चाहिए तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है, आपका स्टैट्स अच्छा होने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही भाई आप CFA अगर कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। CFA लेवल 1 करने के बाद ही आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे SEBI की एक रिक्वायरमेंट है, ये यदि आपने सीरीज़ 8 NISM का सीरीज़ 8 एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है तो आप कुछ भी कर लो, आप ये जॉब ले ही नहीं सकते। तो वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो उसको तो पूरा करना ही करना है। तो आप बोलोगे भाई अमन जब इतनी मेहनत करवा रहे हो तो सैलरी बता दो। तो ऑफकोर्स इसकी जो सैलरी वो हायर साइड में आती है, ये 6 से 8 लाख रुपए एक एवरेज सैलरी है। लेकिन यदि आपने CFA या फिर MBA फाइनेंस कुछ अच्छी जगह से किया हुआ है, आपका जो डेरिवेटिव सीरीज 8 है, NISM का सीरीज 8 है, वो पूरा निकला हुआ है, तो ये सैलरी और आगे जा सकती है। स्टार्टिंग लेवल पर ही कुछ लोगों को यहाँ पे 12 से 15 लाख तक के भी जॉब मिले हैं, लेकिन वो ऑफकोर्स रेयर केस है। ऑन एन एवरेज आपको 8 लाख के आसपास का यहाँ पे जॉब
मिल जाता है। तो यदि अब मैं आपसे सैलरी ग्रोथ की बात करूं तो वो एवरेज 8 से 9% के आसपास रहती है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरा बेस ही बड़ा है, तो जो अमाउंट बढ़ करके आएगा वो ज़्यादा आएगा। लेकिन आपकी सैलरी ग्रोथ सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि इंडस्ट्री एवरेज क्या चल रहा है, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि भाई आप कॉर्पोरेट लेडर कितने फास्ट चल रहे हो। देखो, डेरिवेटिव ट्रेडर में घुसने के लिए आपको किस टाइप के जॉब ढूंढने पड़ेंगे? आपको ढूंढने पड़ेंगे जूनियर ट्रेडर, ट्रेड एग्जीक्यूटिव, इस टाइप के जॉब रोल्स को आप ढूंढिए। उसके बाद आप डेरिवेटिव ट्रेडर बन पाते हैं, उसके बाद आप सीनियर ट्रेडर बन जाते हैं, और फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल ट्रेडर या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर तक बन सकते हैं, जहां पर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लोग यहाँ पे 60 से 80 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो काफ़ी एक्सपीरियंस चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप इस वर्टिकल में घुसना चाहते हैं तो पहली चीज़ सैलरी अच्छी है, लेकिन घुसने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी तगड़े है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। तो यदि अब मैं डेरिवेटिव ट्रेडर के डिमांड की बात करूँ तो वो मॉडरेट रहने वाली है इन रीसेट टर्म। देखो, हो क्या रहा है ना, जो ट्रेडिशनल फर्म्स है, जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग और एफएनओ में जा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन ये जो डिमांड है मॉडरेट से हाई तभी जाएगी जब भाई बाहर के ग्लोबल फर्म्स आएंगे, वो लोग बाहर से आएंगे, हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग करेंगे, और तब डेरिवेटिव ट्रेडर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। तो रिसेंट ईयर में मॉडरेट हो सकती है, लेकिन आगे चल के इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो अब हम अपने जो तीसरे जॉब के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेल्स। अमन, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेल्स क्या होता है? क्या है सेल्स की जॉब है? लेट मी एक्सप्लेन। इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेल्स वाला जो बंदा होता है वो वही काम करता है जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए करता है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेल्स वाला बंदा है ये किसी इंस्टीट्यूशन के लिए करता है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेल्स है इनका भी काम है कोई आइडिया बेचना, कोई रिसर्च रिपोर्ट बेचना, किसी हो सकता है ये किसी बड़े स्टॉक के बारे में हो सकता है या फिर किसी ये हेज फंड के बारे में हो। मान लो कि यदि LIC ने इस बंदे को हायर किया हुआ, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेल्स के बंदे को LIC ने हायर किया हुआ है। अब LIC का काम क्या है? LIC आपसे प्रीमियम लेता है, राइट, और उनको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है और इस हिसाब से भी वो पैसा कमाता है। तो अब LIC को अपनी इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है, राइट, तो वो काम ये बंदा LIC के लिए करके देगा, उनके लिए सही इन्वेस्टमेंट ढूंढ कर देगा। अब ये जो LIC की इन्वेस्टमेंट है ज़रूरी नहीं कि किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक में हो, वो किसी म्यूचुअल फंड में हो सकती है, वो किसी हेज फंड में हो सकती है, वो किसी फंड ऑफ फंड में हो सकती है, वो किसी भी लेवल पर हो सकती है। इसका मतलब कि ये जो बंदा है ये छोटे मोटे लोगों के साथ काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है AMCs के साथ, ये काम कर रहा है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, और ये काम कर रहा है हेज फंड के साथ, इन लोगों के साथ काम कर रहा है, और ये दोनों साइड काम करते हैं। इसका मतलब कि यदि LIC को खुद का पैसा इन्वेस्ट करना है तो उनके तरफ से भी हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है किसी हेज फंड को पैसा उठाना हो तब भी ये लोग काम करते हैं। इसका मतलब ये लोग बाय साइड भी रहते हैं, ये लोग सेल साइड भी रहते हैं, और ये दोनों साइड काम करते हैं। अब जब काम इतना बड़े बड़े लोगों के साथ है तो स्टार्टिंग सैलरी भी इसकी सही रहती है, ये भी 8 से 10 लाख रुपए पर एनम तक कमा लेते हैं। यदि हम इसके करियर पाथ की बात करें तो भाई सबसे पहले तो CFA कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बिना CFA या फिर बिना MBA अच्छी जगह से किए हुए इसमें घुसना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑफकोर्स सैलरी इतनी ज़्यादा है, लेकिन आप एक सेल्स ट्रेनिंग के तौर पे जो कि इंस्टीट्यूशनल सेल्स करता हो, रिटेल सेल्स नहीं, उसकी तरह आप शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेल्स में जा सकते हैं, फिर आप टीम लीड बन सकते हैं, और फिर उसके बाद आप VP तक जा सकते हैं, जहां पर आपकी सैलरी 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक भी हो सकती है। तो यदि अब मैं आपसे सैलरी ग्रोथ के बारे में बात करूँ इनिशियल ईयर्स में, तो वो ऑन एन एवरेज 12% का रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई आपकी सेल्स स्किल क्या है, आप कितना धंधा ला करके दे रहे हो, आप कितनी डील क्लोज करके दे रहे हो। तो हाँ, यहाँ पे जो टेक्निकल स्किल्स है ना, CFA और इन सब चीज़ों की, वो तो होनी चाहिए, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन और सेल्स स्किल भी होनी चाहिए, तभी इस करियर में जाओ, अदरवाइज रहने दो। और यदि मैं डिमांड की बात करूँ तो भाई इसकी जो डिमांड है ये भी मॉडरेट रहने वाली है, लेकिन जैसे जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूशनल लेवल पर चीज़ें बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे फॉरेन प्लेयर्स या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो उसकी डिमांड भी बढ़ते जाएगी। तो डिमांड आप इसकी मॉडरेट टू हाई मान के चल सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले हाई पेइंग जॉब के बारे में बात करते हैं, और वो है एल्गो एंड क्वांट स्पेशलिस्ट का जॉब। आपने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बारे में सुना है। यहाँ पे कोई मैनुअल ट्रेडिंग नहीं हो रही है, कोई इंसान बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक मशीन एक एल्गोरिदम ट्रेड कर रहा है, और वही मशीन और वही एल्गोरिदम ये लोग बना करके देते हैं अपने अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स को, और तब जा कर के ये लोग पैसा कमाते हैं। कितना पैसा कमाते हैं? ये लोग 10 से 20 लाख पर एनम तक स्टार्टिंग सैलरी उठाते हैं। अब इतनी ज़्यादा सैलरी उठाने के जो पीछे का राज है वो ये है कि आपको पाइथन आना चाहिए, आपको एक्सेल समझना चाहिए, आपको फाइनेंस समझना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें
जब आप समझते हैं तब उसके बाद आप एक ऐसा एल्गोरिदम बना पाते हैं जो कि मार्केट में ट्रेड ले सके, जो कि मार्केट में आपके क्लाइंट्स को प्रॉफिट ला के दे सके, तब जाकर के आप इतनी स्टार्टिंग सैलरी डिजर्व करते हैं। तो यदि मैं इसके करियर पाथ की आपसे बात करूं तो भाई जो लोग इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जिनका मैथ्स अच्छा है, उनके लिए ये करियर पाथ ज़्यादा फेवरेबल है। तो यदि आपको इसमें एंट्री लेनी है तो आपको सबसे पहले तो इंटर्नशिप करनी होगी, और इंटर्नशिप के बाद आप क्वांटिटेटिव ट्रेडर या फिर क्वांट डेवलपर, इस तरह के जॉब्स को आप ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद फिर आप सीनियर डेवलपर या सीनियर ट्रेडर बनते हैं। फिर उसके बाद आप एट द एंड हेड ऑफ स्ट्रेटजीज बनते हैं, जो कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में होती है। और एक हेड ऑफ स्ट्रेटजीज 2 करोड़ रुपए तक की सालाना सैलरी उठा सकता है इन गुड डेज। तो यस, ये एक हाई पेइंग जॉब है। यदि मैं इसके इनिशियल ईयर्स के सैलरी ग्रोथ की बात करूं तो वो भी एवरेज 20 से 25% तक रहता है, सब्जेक्ट टू कि आप अच्छे एल्गोरिथमिक डेवलपर हो, आप अच्छे से उसे डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, इसकी ऑफकोर्स जो डिमांड है वो मॉडरेट टू हाई रहने वाली है, क्योंकि आगे चल के एआई का ज़माना आ गया है, आगे चल के एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इस जगह पर यहाँ पर डिमांड हो सकता है इनिशियल ईयर में थोड़ी मॉडरेट हो, लेकिन आगे चल के ये बहुत ज़्यादा बूम कर सकती है। चलिए अब मैं लास्ट बात करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब नहीं है, और जो लास्ट में बात करने वाला हूँ वो हाई पेइंग हो सकती है, सब्जेक्ट टू कि आप उसे कितना अच्छे से कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की। ये एक कमीशन बेस्ड जॉब है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करता क्या है? तो देखो, आपने सुना तो होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन बार आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, ये चीज़ ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बताता है। और जब ये आपको सारी चीज़ें बता देता है तब ये आपसे SIPs लेने लगता है, राइट। मान लो आप महीने के 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे इसका AUM बढ़ते जाता है, और एट द एंड उस AUM पर इसको कुछ कमीशन मिलता है। वो कमीशन 0.1% से लेकर 2% तक कहीं भी हो सकता है, और इस तरह से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमाते हैं। इसलिए जब मैंने कहा कि ये कमीशन बेस्ड है, इसका मतलब कि जैसे जैसे वो अपने क्लाइंट्स जोड़ते जाएगा, जैसे जैसे उसका मैनेज्ड AUM बढ़ते जाएगा, तो उसका कमीशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। पहली बार जो पहला महीना आपसे उसने SIP लिया, उस पर कमीशन, अगले महीने पर कमीशन, हर महीने पर कमीशन उसे मिलते जाता है, क्योंकि उसका AUM बड़ा होते जाता है। तो अगर इंडस्ट्री एवरेज को देखें तो ऑन एन एवरेज ये जो कमीशन है, ये एवरेज 8 से 10% हर साल बढ़ते जाता है। लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। मैं आपको एक फिगर बताना चाहता हूँ कि 2024-25 में जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर थे, इन लोगों ने भाई 21,000 करोड़ का कमीशन उठाया है। इसका मतलब समझ जाओ आपकी क्या हाल है। 21,000 करोड़ का कमीशन क्या होता है, राइट। इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी है, इसमें इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर भी है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा धंधा है यदि आप अपने आसपास के लोगों को म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, उन्हें सही म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सकते हैं। और यदि मैं इसकी डिमांड बोलूँ तो भाई इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ती ही जा रही है। हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नए नए इंडिविजुअल जुड़ते ही जा रहे हैं, नए नए कंपनीज जुड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन हाँ भाई, हर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन नहीं सकता। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको NISM का सीरीज 5A एग्जाम क्लियर करना होता है। बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं होता है। हम अपने YouTube चैनल पर उस एग्जाम का कोर्स फ्री में लाने भी वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन 5 जॉब्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट में जॉब्स हैं जो लोगों को पता नहीं है, और इसी तरह का करियर गाइडेंस हम हर हफ्ते अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी उस करियर गाइडेंस में आए, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं संडे को। थैंक यू सो मच।